तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कहानी सुनाने का आज बिल्कुल मन नहीं, चूँकि बुखार बहुत तेज़ है। कल नहीं सुनाया था और शायद आज भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन लगा कि 2 दिन हो जाएंगे और नहीं सुनाऊंगा, फिर कल संडे हो जाएगा तो कहीं ना कहीं फिर चैनल के लिए भी बुरी बात है और आपके लिए और मेरे लिए भी। तो फिर जैसे तैसे करके हिम्मत करके सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर कुछ गलती हो जाए, कुछ इधर उधर, या फिर वो मज़ा ना आए, तो उसके लिए पहले ही आप लोगों से माफ़ी की गुजारिश करता हूँ। एक जगह है बिहार में, एग्जैक्टली तो मुझे नहीं याद आ रहा। इसी जगह पे एक महिला रहा करती थी। उसकी शादी हुई, शादी होने के बाद उससे एक बेटी हुई। शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ी और कोई औलाद हुई नहीं। और जैसे ही वो बेटी 12 से 13 साल की होती है, अचानक से उस महिला के पति की मौत हो जाती है। अब पति की मौत हो गई, परिवार में और कोई था नहीं। अब एक महिला, उसके ऊपर 12 से 13 साल की बेटी की जिम्मेदारी। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे क्या करे। कभी कहीं मेहनत मजदूरी करके पेट पाल रही, कभी कुछ और कर रही। लेकिन बिहार जैसी जगहों पे ना उतनी अच्छी कंपनियां हैं, ना ही उतनी रोजगार के साधन, ना ही शायद उतनी जागरूकता है। लिहाजा वो महिला काफ़ी ज़्यादा परेशान रही। इधर से उधर मेहनत मजदूरी करती रही, कोशिश करती रही जीवन यापन करने की। इसी दौरान उस महिला की ज़िंदगी में एक शख्स आता है। आने के बाद शायद जो ज़िंदगी, जो दुश्वारियाँ उस महिला के जीवन में आई थी, कहीं ना कहीं उस शख्स के आने के बाद ऐसा महिला को लगा कि शायद अब स्थिति सुधर जाए और जो दिक्कत, जो परेशानियां हैं, कम से कम ये शख्स मेरे साथ रहेगा तो हंस के बोल के काट लिया जाएगा। लिहाजा वो महिला और ये शख्स एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि फिर इन दोनों ने फैसला किया कि एक दूसरे के साथ अब शादी कर लेते हैं। जो आदमी था वो इस महिला के साथ साथ उसकी बेटी को भी अपनाने को तैयार था। लिहाजा महिला भी खुश थी कि चलो मेरी बेटी को बाप का प्यार मिल जाएगा, मुझे भी एक छत मिल जाएगी, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। उसके बाद फिर उस महिला ने उस आदमी से शादी कर ली। शादी करने के बाद उस आदमी के घर पे आ जाती है। घर पे आती है, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही, वक्त धीरे धीरे गुजर रहा। बेटी अब स्कूल में पढ़ने जाने लगी, उसका एडमिशन करवा दिया उसके सौतेले पिता ने। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक, पिता बेकायदा ध्यान रख रहा, उस महिला का भी, उस बच्ची का भी। लेकिन इसी दौरान अभी 20 दिन पहले की बात है, वो जो 13-14 साल की लड़की थी अचानक से अपने घर से गायब हो जाती है। अब लड़की घर से गायब हुई। शुरुआत में जो माँ बाप थे उनको लगा कि शायद आसपास कहीं गई होगी, अभी आ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, शाम हुई, कहीं ना कहीं माँ बाप भी परेशान, अब आसपास खोजने निकलते हैं। अब जब खोजने निकलते हैं तो फिर आसपास जब कहीं कुछ पता नहीं चला, तब फिर उसके स्कूल में कांटेक्ट करते हैं। स्कूल से भी कहीं कुछ पता नहीं चला। उसके दोस्तों के यहाँ पता किया गया, जहाँ उसकी सहेलियाँ रहती थी, और उस घर पे ये लोग गए। लेकिन जब कहीं से भी उस लड़की का कुछ पता नहीं चला तो फिर परिवार वालों को लगा, खासकर उसकी माँ को, उसके पिता को, कि अब पुलिस कंप्लेन कर देते हैं। चूँकि 14-15 साल की लड़की इस तरह से घर से गायब होना अपने आप में बड़ी टेंशन की बात है। लिहाजा परिवार वाले फ़ौरन जाते हैं पुलिस स्टेशन। जाने के बाद उस बच्ची की गुमशुदगी की कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। अब जब कंप्लेन दर्ज हुई तो चूँकि मामला एक 14 से 15 साल की लड़की का था, तो पुलिस वाले भी बिल्कुल लापरवाही करते नहीं, फ़ौरन उसको खोजने निकलते हैं। सबसे पहले पूछते हैं कि कहीं किसी ने कुछ डांटा वगैरह तो नहीं था, माँ बाप ने कुछ कहा तो नहीं था, क्योंकि घर से भागने का और रीज़न ही क्या होगा एक 14-15 साल की लड़की का। बॉयफ्रेंड वगैरह का भी एंगल खंगाला कि कहीं किसी से कोई प्यार, किसी से कोई ऐसा संबंध तो नहीं है। पुलिस वाले अपने तरीके से जांच पड़ताल करते रहे, अपने तरीके से हर संभव कोशिश करते रहे कि कहीं से भी उस लड़की का कुछ पता चल जाए। इधर परिवार वालों से भी पूछताछ की, क्या हुआ था, कब गई, क्या नहीं हुआ। अब ये तमाम चीज़ें पुलिस वाले पूछताछ कर रहे हैं। इधर आसपास के बस स्टेशनों के, आसपास के रेलवे स्टेशन के, हर जगह के जो कैमरे थे उनको भी खंगाल रहे हैं, पता कर रहे हैं कि लड़की कहाँ गई है, किस डायरेक्शन में गई है। तमाम तरह की जब पुलिस वाले कोशिशें करते हैं तो अंत में एक कैमरे में वो लड़की कैद होती है। उसके बाद फिर वहाँ जाके चेक किया जाता है कि ये लड़की और कहाँ कहाँ कैद हुई है। जिस बस में गई थी उस बस के बारे में पता किया जाता है कि इस लड़की को कहाँ उतारा, कंडक्टर से कांटेक्ट किया गया। उसके बाद फिर पता चला कि फला जगह पे उतारा गया है। पुलिस की टीम जाते हैं, वहाँ पे फिर से खोजती है, वहाँ के लोकल पुलिस वालों की मदद लेती है और अंत में उस 14-15 साल की मासूम बच्ची को वहाँ से बरामद किया जाता है। बरामद करके थाने लाया जाता है।
लेकिन सवाल यही था कि एक 14-15 साल की लड़की अपने घर से इस तरह से भागी क्यों? अगर घर में किसी ने कुछ कहा नहीं, अगर उसका किसी से कोई प्रेम प्रसंग नहीं था, तो भागने की वजह क्या है? पुलिस वाले लगातार पूछ रहे हैं, इधर माँ बाप भी पूछ रहे हैं, यानी माँ और सौतेला पिता। तो लगातार जब पूछ अव्वल हो रही, लगातार ये चीज़ें हो रही तो लगभग घंटों तक तो वो लड़की कुछ नहीं बोलती। लेकिन उसके बाद जब कई महिला कर्मी और कई ऐसे लोग आते हैं और उस बच्ची का भरोसा जीतते हैं, तो उसके बाद उसने जो कहानी सुनाई, उस कहानी को सुनने के बाद सारे लोग शॉक्ड हो गए। दरअसल वो लड़की बताती है कि जो मेरी माँ है वो अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहती है, यानी किसी के घर बर्तन मांजना हो या फिर किसी के घर कोई काम करना हो। ऐसे हाल में घर पे मैं होती हूँ, मेरे सौतेले पिता होते हैं, और जब जब वो मुझे अकेले पाते हैं तो अचानक से मुझे छूने की कोशिश करते हैं, मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश करते हैं, मेरे साथ रेप करने की कोशिश करते हैं। कई महीनों तक मैंने बर्दाश्त किया, मुझे लगा कि शायद ये छू के मान जाएंगे, हो सकता है बस ऐसे टच कर रहे हो। लेकिन जब उनकी हरकतें हद से ज़्यादा बढ़ने लगी, अब उनके टच का जो तरीका था दिन प्रतिदिन गंदा होता रहा, तो मैं अपने माँ को बता नहीं सकती थी, चूँकि मुझे लगा कि अगर मैं बताऊँगी तो मेरी माँ गुस्सा हो जाएगी, मुझे ही गलत समझेगी, मुझे ही मारेगी पीटेगी। लिहाजा जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने फिर घर से भागने का फैसला कर लिया। अब ये पूरी कहानी जब पुलिस वाले सुनते हैं, उसके बाद फ़ौरन उसके पिता को गिरफ्तार करते हैं। लेकिन यहाँ से एक जो सीखने वाली बात है कि आजकल के टाइम में चाहे लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों, उनसे माँ बाप इतने स्ट्रिक्ट या फिर इतना अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत कठोर हूँ, मैं बहुत सख्त हूँ। तो शायद ऐसी हालत में एक दिक्कत ये होती है कि जो लड़कियाँ 14-15 साल की या फिर लड़के 14-15 साल के होते हैं और उन्हें लगता है कि वो अपने भाई से या फिर अपनी बहन से, अपने माँ बाप से अपनी बातें नहीं कर पाते, तो फिर या तो वो एक साथी की तलाश करते हैं, यानी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर शुरू होता है, या फिर कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो ऐसा इस लड़की ने किया। तो कहीं ना कहीं इस पूरी घटना में जितनी गलती पिता की है उतनी ही गलती माँ की है। और शायद ये कहानी मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि न जाने किस घर में क्या हो रहा, न जाने किस लड़की के साथ उसका कौन सा सगा संबंधी कुछ कर रहा। लेकिन दिक्कत ये होती है कि माँ ऐसे सख्त रवैया अपनाती है, छोटी छोटी बातों पे डांटती है, चिल्लाती है कि बेटी अगर कुछ बताना भी चाहे तो डर से, शर्म से और असमंजस में कि पता नहीं माँ मुझे क्या समझे, इस वजह से बता नहीं पाती। और न जाने कितनी लड़कियों का ऐसे शोषण होता है। तो ज़रूर आप लोग अपनी फैमिली से थोड़ा सा पोलाइट रहें, खासकर जो नई उम्र की बच्चियाँ हैं उनसे ज़रूर रहें, क्योंकि नई उम्र की बच्चियों के पास शर्म, हया और ये सारी चीज़ें हद से ज़्यादा होती हैं। तो मुझे लगा इस घटना के बारे में आपसे ज़रूर बताना चाहिए। अब आते हैं आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की कहानी भी आपको याद होगा, एक बिहार में घटना हुई थी, आरती यादव और छोटू यादव, सेम वैसी एक कहानी है। लेकिन उस घटना को बहुत तवज्जो मिली, इस घटना को शायद नहीं मिली, लेकिन दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले से। इसी बदायूं ज़िले में एक कोतवाली जिसका नाम है दातागंज, और इसी कोतवाली के अंदर एक गांव आता है बिहारीपुर। और इसी बिहारीपुर गांव में एक 22 साल का लड़का रहा करता जिसका नाम है अभिषेक। अभिषेक अपने पूरे घर का इकलौता, पढ़ने लिखने में ठीक ठाक। पहले उसने हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद उसने 12th किया। 12th करने के बाद फिर किसी ने उससे कहा कि अगर तुम ITI कर लो तो हो सकता है कि कहीं नौकरी वगैरह करने जाओगे तो तुम्हें बढ़िया मौका मिल जाएगा। लिहाजा जब अभिषेक से ये चीज़ें कही गई तो अभिषेक ने फिर ITI करने का फैसला किया। अब संजोग से ITI उसके घर के आसपास कहीं बढ़िया था नहीं। वो परेशान था, वो शहर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस हिसाब से पैसे नहीं थे। इसी दौरान रिश्तेदारों में भी बात हुई कि जो अभिषेक है ITI करना चाह रहा, नौकरी करना चाह रहा, लेकिन उस शहर में रहने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। तो जब ये बातें रिश्तेदारों में फैली तो फिर अभिषेक की जो मौसी थी, जो आलापुर थाने में एक गांव है उनौला गांव, इसी उनौला गांव की रहने वाली उसकी जो मौसी थी, वो कहती कि बेटा तुम परेशान मत रहो, तुम मेरे घर आ जाओ, यहाँ पे एक बढ़िया स्कूल है, एक कॉलेज है, वहाँ से तुम ITI कर लेना। ITI करने के बाद फिर तुम जहाँ जाना होगा वहाँ जाके नौकरी करना। अब जैसे ही अभिषेक ये बात सुनता है, उसके घर वाले ये बात सुनते हैं, तो वो भी खुश होते हैं कि चलो ठीक है चलते हैं वहीं पे। उसके बाद अभिषेक पहुँच जाता है अपनी मासी के घर, वहीं से वो ITI करता है। ITI करने के बाद फिर वो चला जाता है जॉब की तलाश में, इधर उधर जॉब की तलाश करता है। सालों तक वैसे भी मौसी के घर रहा था, तो कहीं ना कहीं मौसी से, मौसा से उसका लगाव भी हुआ। तो फिर जब अभिषेक कहीं इधर उधर जाता है और उसे नौकरी नहीं मिलती, तो फिर अंत में अभिषेक के जो मौसा जी हैं
वो खुद आगे आते हैं और कहते हैं कि जहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ वहीं पे तुम भी आ जाओ और यहीं पे मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूँगा। अब पहले तो मौसी ने पढ़ने लिखने का खर्चा उठाया, उसके बाद मौसा ने जॉब ऑफ़र कर दी, तो और चाहिए ही क्या था। अब शेख चला जाता है अपने मौसा के यहाँ हज़रतपुर और वहीं पे रह के अब नौकरी करने लगता है। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा, अब शेख की उम्र भी बढ़ने लगी, नौकरी से अब कुछ पैसे भी मिलने लगे तो घर वाले भी खुश, इधर मौसा की वो सेवा करता तो मौसा भी खुश, यानी सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक चलती रही। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा, लेकिन इसी बीच साल 2023 का ये जो अगस्त महीना बीता, इसी अगस्त महीने को एक बड़ी खौफनाक वारदात घटती है। दरअसल अक्सर इसका अब शेख का रूटीन होता कि ये जॉब पे जाता, जाने के बाद जब सैटरडे का दिन होता तो ये वापस आता, आने के बाद ये अपने मौसा के घर ना आके डायरेक्ट अपने गांव आता बिहारीपुर, माँ बाप के साथ एक आध दो दिन तक रहता, उसके बाद मंडे को फिर निकल जाता। ऐसे ही एक सैटरडे को जो अब शेख है अपने काम से छुट्टी लेता है, लेने के बाद बाइक से चल पड़ता है। अब इधर ये बाइक से चलता है, इधर घर वालों को उम्मीद थी कि अभी कुछ घंटे में आ जाएगा। शाम हुई, शाम होने के बाद अब कायदे से 10-15 मिनट के अंदर अब शेख को आ जाना चाहिए था, लेकिन जो अब शेख है वो आता नहीं। अब शेख आता नहीं तो फिर परिवार वाले फ़ोन करते हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ। अब जब फ़ोन स्विच ऑफ तो फिर परिवार वाले और परेशान होते हैं। परिवार वाले इधर थोड़ी बहुत फ़ोन करते ही रहते हैं कि अचानक से फिर से फ़ोन स्विच ऑन होता है। स्विच ऑन होने के बाद सामने से कोई शख्स फ़ोन उठाता है, उठाने के बाद परिवार वाले पूछते हैं कि आप कौन बोल रहे हैं। तो जब पूछते हैं तो जो सामने वाला शख्स था वो कहता है कि ये जिसका मोबाइल है वो आपका लगता क्या है। अब जैसे ही ये बात सामने वाला शख्स बोलता है तो इधर शेख के जो पिता थे, जो उनकी माँ थी, बड़े असमंजस में कि ये कौन सी बात है, मेरे बेटे का मोबाइल है, कोई उठा रहा है, उसके बाद ऐसी बात बोल रहा। उन्हें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मोबाइल वगैरह चोरी हो गया हो। फिर पूछते हैं कि आप कौन बोल रहे हैं। इसके बाद वो जो शख्स था फ़ोन उठाया था, तो वो बताता है कि ये जिसका मोबाइल है वो अभी रोड पे पड़ा हुआ था, उसको किसी ने चाकू से मारा है और हम लोग इसको लेके हॉस्पिटल जा रहे हैं। अब जैसे ही ये बात माँ बाप सुनते हैं तो सुनने के बाद कायदे से तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि ये क्या। फ़ौरन माँ बाप पूछते हैं कि कौन से हॉस्पिटल। सामने वाला बताता है कि इस हॉस्पिटल में। माँ बाप बेचारे भागे भागे पहुँचे, लेकिन इससे पहले कि माँ बाप हॉस्पिटल पहुँचते या फिर अब शेख हॉस्पिटल पहुँचता, रास्ते में ही अब शेख दम तोड़ देता है। अब जैसे ही अब शेख दम तोड़ता है, डॉक्टर चेक करते हैं, पता चलता है कि अब शेख की मौत हो गई। फ़ौरन पुलिस में फ़ोन गया। इधर परिवार वाले जो अब शेख था उसकी डेड बॉडी को लेकर अपने घर पे आ जाते हैं, क्योंकि अभी तक मामला हॉस्पिटल में सही से पहुंचा भी नहीं था। वहाँ से ज़बरदस्ती करके घर पे आ जाते हैं, मामला पुलिस में गया। अब पुलिस पहुँचती है अब शेख के घर, कहती है कि आप बॉडी हमारे हवाले कर दीजिए, चूँकि हमें पोस्टमार्टम करवाना है। इधर जब बॉडी की डिमांड होने लगी तो परिवार वाले पुलिस वालों से लड़ने लगे। देखते ही देखते गांव भर की भीड़ इकट्ठा हो गई। अब सारे लोग एक सुर में कहने लगे कि हम बॉडी नहीं देंगे, ये आपकी शासन प्रशासन का फेल्यूर है कि एक शख्स जो ऐसे सड़क पे जा रहा था, 20-22 साल का लड़का, किसी ने उसको मारा और उसको लूट लिया। अब पुलिस वाले बड़ी दिक्कत में, पुलिस वाले बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लगभग 2-3 थानों की पुलिस आ गई, सारे लोग गाँव वालों को समझा रहे हैं, घर वालों को समझा रहे हैं। लगभग 12 से 14 घंटे तक मान मनोबल चलने के बाद अंत में अब शेख के फादर मानते हैं और मानने के बाद बॉडी जो है पुलिस वालों के हवाले करते हैं। बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन था कि अब शेख को किसी ने बुरी तरह से पीटा है और पीटने के बाद चाकू से ताबड़तोड़ वार किया है, यानी किसी ने बहुत ब्रूटली मर्डर किया है। जैसी ये चीज़ निकल के सामने आई कि किसी ने ब्रूटली मर्डर किया, तो ब्रूटली मर्डर होने के लिए एक दुश्मनी होनी चाहिए। लिहाजा पुलिस वाले परिवार वालों से पूछते हैं कि क्या आप शेख की किसी से कोई दुश्मनी थी। परिवार वालों से जब ये बात पूछी गई, परिवार वाले क्लियर मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर पूछते हैं कि क्या किसी से कोई पैसे का लेन देन, किसी से कोई ऐसी बात, किसी से कोई झगड़ा, किसी से कोई लड़ाई, कोई ज़मीनी विवाद। अब ये तमाम तरह के सवाल पुलिस वाले पूछते हैं। तमाम तरह के सवालों के जवाब में परिवार वाले बस एक बात बोलते हैं कि हमारा बेटा जो अब शेख था वो महज अपने काम से मतलब रखता था, ना किसी से ज़्यादा उसका लेना था, ना ज़्यादा किसी से देना था। अब जब परिवार वाले ये बात बोल रहे थे तो फिर पुलिस वाले फिर दिक्कत में कि जब किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी से कोई रंजिश नहीं थी,
तो फिर किसी ने इतनी बुरी तरीके से मारा क्यों? बहरहाल पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहते हैं, छानबीन करते रहते हैं, क्राइम सीन से लेकर हर जगह पड़ताल करते हैं। लेकिन जब कहीं से भी कोई ऐसा सुराग, कहीं से कोई ऐसा सबूत नहीं मिला, तो फिर पुलिस वालों को लगा कि काम करते हैं, पता करते हैं कि ये जो मरने वाला अभिषेक है ये किससे कांटेक्ट में था पिछले कई दिनों से। हो सकता है वहीं से कुछ क्लू मिल जाए। लिहाजा पुलिस वाले जहाँ पे वो काम करता था वहाँ पे पता करते हैं, साथ ही अभिषेक की कॉल डिटेल निकालते हैं। तो जब कॉल डिटेल निकालते हैं तो सारे नंबर लगभग घर के ही थे, कुछ माँ के थे, कुछ बाप के थे, कुछ मौसा के थे, कुछ मौसी के थे, कुछ दोस्त यारों के थे। लेकिन एक ऐसा नंबर था जिसके बारे में परिवार वालों को बिल्कुल आइडिया नहीं था, और वो नंबर किसी शीतल नाम की लड़की का था। अब जैसे एक लड़की का नंबर निकल के सामने आया, पुलिस वालों का माथा ठनका। फ़ौरन लड़की के बारे में पता किया गया, तो पता चला कि ये जो शीतल है ये अभिषेक के मौसी के घर की है, यानी उसी गांव की जो उनौला गांव है। फ़ौरन अब शीतल से पूछताछ की जाने लगी। पुलिस की टीम शीतल के घर पे उससे पूछताछ की गई। तो जब पूछताछ की गई तो शीतल ने बताया कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरा बॉयफ्रेंड था, मेरी बात होती थी, लेकिन कुछ टाइम पहले ही मेरा मोबाइल जो है वो छीन लिया गया था। मेरे बाप मुझे बात करते हुए पकड़ चुके थे, इसलिए उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया। छीनने की वजह से लगभग महीनों से तो मेरी उससे बात ही नहीं हुई। अब जैसे ही ये बात वो लड़की बोलती है तो इसे सुनने के बाद जो पुलिस वाले थे वो हैरान। किधर लड़की कह रही कि कई महीनों से बात नहीं हुई, पिताजी ने मोबाइल छीन लिया था, लेकिन कॉल डिटेल तो बता रही कि जिस टाइम ये कत्ल हुआ था उससे कुछ घंटे पहले ही बात हुई थी। तो फिर ये माजरा क्या है? इसका मतलब यही है कि ये जो लड़की है वो झूठ बोल रही है। इसलिए पुलिस वाले अब इस लड़की से सख्ती से पूछताछ करते हैं। सख्ती से पूछताछ करते हैं, उसके बाद भी ये लड़की सेम जवाब शीतल जो थी कि मेरे माँ बाप ने मोबाइल छीन लिया था, मैंने फ़ोन ही नहीं किया। फिर जब काफ़ी टाइम तक इस लड़की से पूछताछ की गई और इसने सेम जवाब दिया, तो पुलिस वालों को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि शीतल के नाम पे किसी ने कोई साजिश रची हो। लिहाजा आखिर में इस शीतल के माँ बाप को और उसके घर वालों को उठाया जाता है, और जब उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तब पूरी कहानी निकल के सामने आई। दरअसल जो शीतल थी अभिषेक की मासी की जो बेटी थी राखी, उसकी फ्रेंड थी। अभिषेक 2 साल पहले वहाँ पे गया था पढ़ने। उसी दौरान अक्सर शीतल राखी से मिलने उसके घर पे आती, वहीं पे अभिषेक उससे मिला, दोनों में आंखें चार हुई। फिर धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई, दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। उसके बाद दोस्ती प्यार में बदल गई, फिर नंबर वगैरह एक्सचेंज, उसके बाद रात भर दोनों फ़ोन पे बात करने लगे। अभिषेक तो अक्सर घर से बाहर रहता, उसको कोई रोक टोक नहीं था, लेकिन जो शीतल थी वो घर में रहती, तो जब ये बात करती तो अक्सर घर वालों के पास आवाज़ जाती। घर वाले आते तो कई बार ऐसा हुआ कि ये बच गए, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हुआ कि घर वालों ने बात करते पकड़ा तो फिर डांटा फटकारा। लेकिन डांटने फटकारने के बावजूद न शीतल रुकने का नाम ले रही थी, ना ही अभिषेक रुकने का नाम ले रहा था। वक्त के साथ साथ दोनों ने अपनी हदें इस कदर पार कर दी कि अक्सर ऐसा होता कि जब दोनों का मिलने का मन होता तो शीतल अब अभिषेक को अपने घर पे ही बुलाने लगी। घर पे बुलाती तो कई बार घर वालों को डाउट भी होता कि कोई आया है, लेकिन शायद इससे पहले कि वो पकड़ पाते अभिषेक वहाँ से निकल जाता। लेकिन देखते ही देखते दोनों के प्यार का जो परवान था जब सर चढ़ने लगा, तो इधर घर वालों को भी पूरा डाउट हो गया कि अभिषेक ही है जो शीतल से बात करता है और रात को मिलने आता है। लिहाजा अब शीतल का मोबाइल छीन लिया गया, लेकिन शीतल अब अक्सर बात करने के लिए अलग अलग मोबाइलों से कॉल करने लगी। इसीलिए परिवार वालों को लगा कि दोनों में से अगर कोई एक जिंदा रहा तो ये बात का सिलसिला रुकेगा नहीं, और कब तक हम शीतल के ऊपर पर्दा डाल के या फिर पहरा बन के बैठे रहेंगे। इसलिए अब अभिषेक को मार ही देते हैं। तो फिर मारे कैसे? तो यहीं से एक बेहद खौफनाक साजिश रची गई। शीतल का जो मोबाइल शीतल के घर वालों ने छीना था, दोबारा से उसको ऑन किया गया और घर की एक महिला से कहा गया कि तुम शीतल बन के अभिषेक से बात करो। लगातार महीनों तक शीतल को घर में कैद रखा गया। साथ ही घर की जो महिला थी शीतल की आवाज़ निकाल के अभिषेक से बात करती। हैरानी की बात है कि अभिषेक को भी कोई डाउट नहीं हुआ। लगातार बात करती रही, लगातार उससे पूछती रही कि तुम कहाँ हो, कब आ रहे हो, कब जा रहे हो। यानी महीनों तक शीतल बन की वो महिला अभिषेक की रेकी करती रही। अभिषेक की महीनों तक रेकी हुई। उसके बाद जब एकदम कंफर्म हो गया ये कब कहाँ आता है, कब कहाँ जाता है, किससे मिलता है, कितने बजे कहाँ से निकलेगा, तो फिर अब सारा रोड मैप जब सेट हो गया तो फिर ये हुआ कि अब कत्ल करते हैं। इसके बाद जब वहाँ से वो निकला हजरतपुर से अभिषेक, तो फिर शीतल बन के उस महिला ने कॉल किया और पूछा कि निकल गए। वो कहता है कि हाँ।
फिर वो महिला कहती है कि कहाँ पहुँचे हो। वो बताता है कि फला जगह पहुँचा हूँ। उसके बाद वो कहती है कि ठीक है। इसके बाद ये महिला अपने घर वालों को यानी शीतल के भाई और भतीजे को बताती है कि ये इस जगह पहुँचा है, यानी अब इतनी देर में इस दूसरी जगह पहुँच जाएगा। फिर क्या था, ये सारे लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। शाम का रात का वक्त था। उसको रोकते हैं, रोकने के बाद उसको मारते पीटते हैं, उसका चाकुओं से अभिषेक का कत्ल कर देते हैं। कत्ल करके वहाँ से उसको छोड़ के फरार हो जाते हैं। कहीं कोई सबूत, कहीं कोई सुराग था नहीं। शीतल ने बात की नहीं थी तो पुलिस वाले चाहे जितनी पूछताछ शीतल से करते, कोई कहानी निकल के सामने आती नहीं, क्योंकि जो निर्दोष है वो तो सच्चाई ही बोलेगा। अगर पुलिस वाले कायदे से दिमाग न लगाते तो शक की सुई परिवार वालों पे जाती नहीं। पुलिस वाले अगर दिमाग कायदे से न यूज करते तो उनका जो शक था शीतल पे रहता, शीतल के बारे में पता करते, कोई सबूत मिलता नहीं और ये पूरी कहानी उलझी रह जाती। लेकिन पुलिस वालों को परिवार वालों पे डाउट हुआ, फिर पूछताछ हुई, तब ये खौफनाक साजिश पता चली कि शीतल बन के कोई दूसरी महिला बात कर रही थी और उसने ही पूरा रोड मैप निकाला, लोकेशन निकाली और कत्ल करवा दिया। तो आज आपको दो कहानियाँ सुनाई। दोनों कहानियों में बड़ा एक छुपा मैसेज है। पहली कहानी में कि अपने बच्चों से थोड़ा सा आप क्लोज रहिए। दूसरा, आप प्यार में इस कदर भी अंधे ना बन जाइए कि आप किससे मिल रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, आप आवाज़ तक नहीं पहचान रहे हैं। तो आज के टाइम में एक मैंने स्टैंड अप कॉमेडी देखी थी, उसमें एक शख्स था जिसने कॉमेडी करते हुए कहा था कि कातिल तो कत्ल करेगा, गलती आपकी है कि आप अपनी शरीर को लेके घूम रहे हैं। तो शायद उसने मजाक में कहा था, लेकिन आज के टाइम में ये सही बात है कि जिसको कत्ल करना वो करेगा, बचना आपको हमको है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और हो सकता है कि कहानी सुनने में आपको मज़ा ना आया हो, तो उसके लिए पहले ही माफ़ी चाहता हूँ और अभी भी मांग रहा हूँ। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई और आप लोगों से यही दुआ है कि तबीयत ठीक हो जाए मेरी। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।